नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपके हर शिफ्ट में लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 8 जून से आपका पेपर है, जो कि अब बहुत नज़दीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5वें एशियाई युवा और पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया था और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दुबई यूएई में यह आयोजन हुआ था और इसमें भारत ने 106 पदक जीते थे। 106 पदक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यूएई के बारे में बात करी जाए तो यूएई की राजधानी कहाँ है? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यूएई जो है इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी अबू धाबी। कहाँ? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। और मुद्रा दिरहम है। क्या है? मुद्रा यहाँ की दिरहम। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, यानी पहले स्थान पर कौन सा रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। कौन? ऑप्शन नंबर डी साथियों, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा। अगर दूसरे स्थान पर बात कर जाए तो दूसरे स्थान पर यह ऑस्ट्रेलिया रहा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दूसरे स्थान पर कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था सिंगापुर में। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? सिंगापुर में विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो है आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को किस स्कोर से हराकर यह खिताब जीता है? किसने जीता है? विश्व महिला कबड्डी विश्व कप, इसको भारत ने जीता है। किसको हराया? चीनी ताइपे को। और किस स्कोर से हराया? याद रखिएगा, यह 25 किससे? 35-28 से हराया था। ऑप्शन नंबर ए 35-28 से हराया था। भारत ने चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी T20 विश्व कप महिला कबड्डी विश्व कप जीता है 2025 का। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है इसका आयोजन हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? नवंबर 2025 में इसरो द्वारा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी GSAT-7R यह जो है सबसे अब तक का सबसे भारी उपग्रह है जो इसरो ने जो है प्रक्षेपित किया है। किसने? इसरो ने, जिसका वजन कितना था? 4400 केजी था। 4400 केजी इसका वजन रहा था। इसको याद रखिएगा। और इसे किससे लॉन्च किया गया था? लॉन्च करने वाले जो व्हीकल था उसका क्या नाम था? तो LVM, याद रखिएगा, LVM-3M5 द्वारा, रॉकेट द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ और इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया वह किसको दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीकांत को दिया गया। और यह फिल्म महोत्सव हुआ पणजी यानी गोवा में। पणजी गोवा में यह हुआ। इसको आप याद रखिएगा। यह इसका 56वां संस्करण था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन सा संस्करण था, तो 56वां संस्करण था। और गोवा की राजधानी पणजी ही है, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत के पहले टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया है? सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया है लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, लखनऊ में यह उद्घाटन हुआ है। इसको आप याद रखिएगा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में देश का जो पहला टाइटेनियम प्लांट है उसका उद्घाटन किया है। लखनऊ नदी किसके किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। याद रखिएगा, गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और
महिला एकल में रायबकीना ने जीता है, एलेना रायबकीना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान की है। कहाँ की है? कजाकिस्तान की यह निवासी है। यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। टेनिस टूर्नामेंट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2025 के फाइनल में इटली ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? फाइनल में इटली ने स्पेन को हराया। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन को हराकर यह 2025 का डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। इसको आप याद रखेंगे। डेविस कप पुरुषों का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डेविस कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब जर्मनी ने किस देश की टीम को हराकर जीता है? जर्मनी ने हराया है स्पेन को। किसको? ऑप्शन नंबर बी साथियों, स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी ने जूनियर हॉकी विश्व कप में के फाइनल में स्पेन को शिकस्त दी और इसका आयोजन भारत के चेन्नई में हुआ था। भारत के चेन्नई शहर में तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई के तमिलनाडु शहर में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? ट्राइबल्स गेम्स 2026 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 खेल। कितने? 7 खेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। इसमें देश भर के जनजातीय एथलीटों ने हिस्सा लिया। देश भर के जो जनजातीय एथलीट हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। रसायन विज्ञान में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा, रिचर्ड रबसन और उमर एम यागी को किस खोज के लिए दिया गया? रसायन विज्ञान में यह पुरस्कार उनको दिया गया। किसमें? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में इनको यह खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? इसकी मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी साथियों, भारत जो है इसकी मेजबानी करने जा रहा है। मेजबानी इसकी भारत करेगा। कब होगा? 2028 में। 2028 में इसकी मेजबानी करेगा और इसका आयोजन कहाँ होगा? ओडिशा राज्य में होगा। कहाँ पर होगा? ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में। ओडिशा जो राज्य है उसके भुवनेश्वर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अमरावती को हाल ही में किस राज्य की एकमात्र और अस्थायी राजधानी घोषित किया गया? अमरावती को एकमात्र अस्थायी राजधानी घोषित किया गया आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी साथियों, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरावती जो है अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र और अस्थायी राजधानी बन गया है, जिस पर पहले से विवाद था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यानी यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, जो कि 1953 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। और इसी में से आंध्र प्रदेश से ही 2014 में तेलंगाना अलग हुआ। इसी से ही तेलंगाना अलग हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की आधारशिला आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर रखी गई है? इसको रखा गया है कहाँ पर? नेल्लोर में। ऑप्शन नंबर सी नेल्लोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज और निर्माण प्रणाली केंद्र है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के 28वें संस्करण का आयोजन आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था वो विशाखापट्टनम में हुआ। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था। यह ई गवर्नेंस पुरस्कारों के 28वें संस्करण कौन सा था? 28वां संस्करण था। इसको याद रखिएगा। और विशाखापट्टनम को भारत के सबसे बड़े गहरे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सबसे गहरे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन मंथन 2025 का मुख्य विषय क्या था? मंथन 2025 इसका मुख्य विषय था स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू विकसित भारत 2047। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंक 116वीं है। इस इंडेक्स में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है किसने? फिनलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों फिनलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत जो है 116वें स्थान पर है, 116वें स्थान पर है, इसको आप याद रखिएगा। अगर फिनलैंड की राजधानी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा हेलसिंकी है। हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा यूरो है। क्या है इसकी मुद्रा? यूरो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो फेंक कर रजत पदक जीता? इन्होंने इसमें कुल 85.01 मीटर का भाला फेंका था। 85.01 मीटर का भाला जो है फेंका था इन्होंने, इसमें इसको फेंक कर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा भारत के स्टार भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में एक बार गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और यह कब किया है आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रचनात्मक विनाश के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो फिलिप एग्रियन और पीटर हॉविट को मिला है। फिलिप एग्रियन और पीटर हॉविट को मिला है, इसको आप याद रखिएगा। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है और इन्हें रचनात्मक विनाश के सिद्धांत के लिए यह दिया गया है, रचनात्मक विनाश के सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और किस देश को पूर्ण सदस्य बनाया गया? इसको पूर्ण सदस्य बनाया गया नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली, सेशल्स। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बैठक में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की अध्यक्षता में यह बैठक नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई। सेशल्स को इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया। सेशल्स जो है इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? लेकिन यह पुरस्कार 2025 में दिया गया। 2024 का ये जो पुरस्कार है 2025 में दिया गया, यह दिया गया मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल बैचलेट जो है चिली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चिली देश की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी साथियों 6ठे स्थान पर इसमें भारत है, इसको आप याद रखिएगा। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह रिपोर्ट जो जारी करता है बौद्धिक संपदा संकेतक। जो कौन? बौद्धिक संपदा संगठन, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे वीपो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीपो के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की 44वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसकी 44वीं बैठक का जो आयोजन किया गया वो चोलपोन अता किर्गिस्तान में, चोलपोन अता किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया। इसको आप याद रखिएगा। इसको आप याद रखिएगा। यह 44वां बैठक था। कौन सा? 44वां बैठक था। अगर किर्गिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो बिश्केक है। याद रखिएगा बिश्केक जो है इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है सोम। क्या है? मुद्रा है सोम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा करी है? एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा करी है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए साथियों फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है और फ्रांस की राजधानी की अगर बात करी जाए तो यहाँ की राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 में राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा शुभोगन नियोगी को। किसको? शुभोगन नियोगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी IIFT दिल्ली। IIFT दिल्ली साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय विशेष व्यापार संस्था जिसे कहते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्था दिल्ली टाइम्स बी स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? रोहिणी ग्राम पंचायत स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए साथियों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह महाराष्ट्र की 100% आदिवासी ग्राम पंचायत है। 100% आदिवासी ग्राम पंचायत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस साथियों यह मनाया जाता है 5 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को विश्व भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुनामी के खतरों से प्रति सतर्क रहने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्वदेशी ईमेल सेवा को आधिकारिक रूप से अपनाया है? इन्होंने अपनाया किसको? जोहो मेल को। किसको? जोहो मेल को अमित शाह ने अपनाया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है गृह मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। किसको? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसको अपनाया है। जोहो मेल जो है एक पूरी तरह से स्वदेशी और सुरक्षित ईमेल सेवा है। पूरी तरह से स्वदेशी और सुरक्षित है। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पद ग्रहण करने वाले संजय गर्ग किस कैडर के IAS अधिकारी हैं? किस कैडर के? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल कैडर। ऑप्शन नंबर डी साथियों केरल कैडर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। BIS जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को किस संस्थान द्वारा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया बोस्टन ग्लोबल फोरम यानी BGF, बोस्टन ग्लोबल फोरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय पंडित छन्नू लाल मिश्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे बनारस घराने के विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे। अगला प्रश्न है, मनोहर पार्किकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इससे सम्मानित किया गया किसको? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रही है? विश्व जल दिवस 2026 की जो मुख्य थीम रही है वह जल और लैंगिक समानता रही है। जल और लैंगिक समानता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 के विश्व जल दिवस की थीम रही थी, क्या रही थी? जल और लैंगिक समानता। प्रतिवर्ष 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को दुनिया भर में जल दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला डिजिटल आदिवासी संग्रहालय छत्तीसगढ़ के किस शहर में उद्घाटित किया गया है? छत्तीसगढ़ के नया रामपुर में। ऑप्शन नंबर डी नया रामपुर में इसको उद्घाटित किया गया है। यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ राज्य के नया रामपुर शहर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को कुल कितने पद्म विभूषण और पद्मश्री प्राप्त हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री, यानी कुल मिलाकर 11 पद्म पुरस्कार उत्तर प्रदेश में मिले हैं। कुल मिलाकर 11 जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं। राज्य को 1 पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस प्रतिष्ठित हस्ती को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर एन राजम को। किसको? एन राजम को इससे सम्मानित किया गया। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
अभिनय और थिएटर कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है किसको? अनिल कुमार रस्तोगी को। ऑप्शन नंबर डी साथियों, अनिल कुमार रस्तोगी को कला क्षेत्र में, किसमें? कला क्षेत्र में उनको इससे यह सम्मान दिया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2026 के में उत्तर प्रदेश के श्री बुद्ध रश्मि मणि को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया? बुद्ध रश्मि मणि को जो है किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातत्व। ऑप्शन नंबर सी पुरातत्व साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पैरा एथलेटिक्स खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2026 से नवाजा गया है? पद्मश्री 2026 से नवाजा गया है श्री प्रवीण कुमार को। ऑप्शन नंबर ए श्री प्रवीण कुमार साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवीण कुमार जो है पैरा हाई जंप यानी ऊंची कूद के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ऊंची कूद के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के श्री रघुपाल सिंह को किस क्षेत्र में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी कृषि के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की मंगला कपूर को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? उनको यह पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह को जो है यह नहीं दिया गया। अशोक कुमार सिंह को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, चिकित्सा में नहीं। बाकी जितने भी नाम है यानी डी के गुप्ता, डॉक्टर BK शुक्ला और डॉक्टर SN यादव, ये जो है उनको चिकित्सा के क्षेत्र में यह जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के चिरंजी लाल यादव को वर्ष 2026 में किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए कला के क्षेत्र में। इसको आप याद जरूर रखिएगा। वह यादव लोक नृत्य और पारंपरिक लोक कला से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के तहत राज्य सरकार द्वारा कुल कितने लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया? यह सम्मान जो प्रदान किया गया 5 लोगों को। कितने? 5 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। यह राज्य का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है राज्य का सर्वोच्च सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में दिग्गजों को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है? इनको यह पुरस्कार राशि दी गई है 11 लाख। याद रखेंगे 11 लाख। और इस राशि के साथ विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र भी भेंट किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आगरा की कान्हा गौशाला में एक घना जंगल विकसित करने के लिए किस जापानी तकनीक का उपयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मियावाकी तकनीक। ऑप्शन नंबर बी मियावाकी तकनीक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा की गौशाला में कम जगह में घना जंगल उगाने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। मियावाकी तकनीक एक जापानी तकनीक है जिससे पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो नासा मिशन के किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 दिया गया है? यह दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ के यह रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिजिक्स वाला के किस संस्थापक को शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलख पांडे। ऑप्शन नंबर डी फिजिक्स वाला अलख पांडे फाउंडर, CEO और फाउंडर इसके अलख पांडे को यह सम्मान मिला है। अलख पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निवासी हैं। कहाँ के हैं? प्रयागराज के यह निवासी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न है। साहित्य और वीर रस की कविता के क्षेत्र में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया गया है? गौरव सम्मान दिया गया है डॉक्टर हरिओम पवार को। डॉक्टर हरिओम पवार साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने जो है कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।